चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। और यहाँ चित्र के माध्यम से लेखक ने कहा है अगर हम भी चित्र बनाएंगे तो इन चित्रों से भिन्न होगी हमारी चित्र। और उसके बाद दोस्ती करना के हिसाब से समझाया। इन्होंने कहा कि मैं एक मजाक की तरह लिया और मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने एक छोटे से लड़के के लिए हाथ था लिए था और जो जनपद के भीड़ भाड़ में चौराहे की लालबत्ती पर अखबार बेचता था। और मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियाँ जो हिंदी अंग्रेजी के मिलते जुलते शब्दों से चिल्लाकर सुनता रहता। और इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला के खुला रह गया। उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैं अखबार के पैसे देते हुए कहा। और क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज। वह बोलता मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? और हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ी अधीर होते हुए बोला और मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरी सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। और अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। और वह कुछ होता है। और मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। और मैं भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। और अगले दिन वह फिर से वहाँ पर आया और वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा भैया आपका अखबार। और अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था और ऐसा लग रहा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। और ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। और उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी और सो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। और फिर बात बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपनी आप को नापा। और पहले मेरी माँ के साथ आती थी। और पहले उसने कहा कि पहले मेरी माँ भी साथ आती थी लेकिन अब अकेले ही मैं कर लेता हूँ। और लेखक ने कहा कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? पर तब तक बत्ती हरी हो गई और लेखक ने चल पड़ा। और मैंने उससे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में ही डूब गया। और मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? और यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई और मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। और क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। और हाँ, मैं मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें पता है कि समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान जी। और तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। और हाँ ठीक है। और मैंने जवाब दिया कि और अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिला और समीर दो। और उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गई। और मेरी साइकिल चलकर आगे बढ़ चुका था और पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी एक चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी और उसने कहा वहाँ दंगों से बहुत लोग मारे गए हैं। और मैंने खूब अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर मैंने शुरू ही की थी कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे लिए भी लोग मेरठ में हैं। और उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसके नज़र ऊपर नहीं उठ पाई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि समीर एक और समीर दो में कोई अंतर लिखिए। और क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाया? और अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, पर न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। और अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सका कि मेरा समीर दो आखिर गया कहाँ। और जहाँ समीर एक को वो अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती वही समीर दो को हिंदी बोलता है। और हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। और उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उन्हीं के लिए ये बात करना महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण था और समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थी। जहाँ समीर 1 हिंदू है वहीं समीर 2 मुसलमान हैं और दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खाना पाना, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू है और अपनी विविध धार्मिक और संस्कृति पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 अखबार बेचता था और समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला नहीं और अपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत की पूर्ति ही नहीं हो पाती है और यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमें पहले पढ़ा और यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है और गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है और यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है और इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किसी तरह का काम करते रहें और लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए हो तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती है और अब बस वही बन सकती है और कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था और इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान की हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था और इससे गैर बराबरी पैदा हुई और आप इस बारे में आगे के पाठों में पढ़ेंगे। और उसके बाद विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है ये भी देखें। तो जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ बनी होगी जो आपसे बहुत अलग होगी और आपसे शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा और उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे और उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़े बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी और आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों और साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद आई होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा और एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है और आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनने के लिए नए नए विचार मिलते होंगे। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं और कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी और कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और समानता के किस्से लिखे और कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए और स्कूलों और दोस्तों की मधुर यादों में निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जितनी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों की ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ पर लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों और यह शायद आलू और समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल में अपना मनोरंजन रखते हो और ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानी लिख पाएंगे। भारत में विविधता देखें तो भारत विविधताओं का देश है और हम विभिन्न भाषा बोलते हैं और विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह के चीज़ करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधताओं कैसे समझें तो करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे तब भी लोग संसार के एक भाग में दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में लोगों या ऊँट पर बैठ कर जाते या फिर पैदल चलते और अक्सर ये यात्राएं खेती और बचने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए जाती थी और चूँकि यात्रा के बहुत समय लगता था और इसलिए लोग कई नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते और उसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते और उन्हें जब पेट भर खाना
खाना तक नहीं मिलता तब वे नई जगह जाकर बस जाते हैं। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध कारक घर छोड़ देते। और जो लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता और कुछ चीज़ों में वे नई जगह की अपना लेते और कुछ चीज़ों में वे पुराने डरे पर ही चलते रहते और कुछ तरह उनकी भाषा, भोजन, संगति, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलती जुलती संस्कृति उभरती। और अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से वे कई क्षेत्र और अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी तरह लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थिति से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं और उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खाना पान आदतों में फर्क होगा बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। और शहर में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। और ऐसा इसलिए कि शहर में लोग विरले ही अपनी सब्जियां अनाज उगाते और वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते। और आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों की क्या असर पड़ा है। यहाँ है एटलस में भारत का नक्शा देखिए और आप ढूंढें कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर स्थित है और इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची भी बना सकते हैं। तो लद्दाख के बारे में देखें तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तान इलाका है पर वहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग जाते और पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता और यह ऊन कीमती है और इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन की इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। और यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज और एवं मांस खाते हैं और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और साख होती है। रेगिस्तान होने के यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए और लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के बर्फीली उस इलाके में पहुँचते थे जिससे आज तिब्बत होता है और जिससे वहाँ आज तिब्बत कहते हैं। और ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं और लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा और लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा और लद्दाख को छोटे तिब्बत भी कहते हैं। और करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्तेमाल धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है और तिब्बत का ग्रंथ केसर नुशाका लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों को ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। उसके बाद अब केरल के बारे में देखें तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है और यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह
मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए और इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए अपने यात्रा वृत्तांत को मुसलमानों के जीवन का वितरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। और वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक की समुद्री रास्ता बनाया। और इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। और चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीनी वाला कहते हैं। और तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उससे चीनी मिट्टी कहते हैं। और इससे में चीन शब्द का बात की ओर इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। और केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में इतिहास में एक ही प्रकार के संस्कृति प्रभाव है और दोनों ही क्षेत्रों को चीनी और अरब से आने वाली व्यापारियों ने प्रभावित किया। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभवतः बनाई और वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति उनने व्यापारियों की ओर खींचा। और इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का इसके इतिहास और भूगोल के से प्रायः गहरा रिश्ता होगा। और विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता देखें। भारत की विविधता या अनेकता को उनकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे और उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों से फूट डाल सकते हैं और क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वे सब एक साथ थे। और यहाँ कुछ कविता भी लिखी गई। दिन खून के हमारे प्यार न भूलना चाहिए और खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। और उसके बाद यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। और इस हत्याकांड के एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चला दी थी जो बाग के इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। और महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। और उसमें से बहुत लोगों की जाने गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते। और क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी और इस झंडे की सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि
भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की संभावना है। और हम इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। और यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। उसके बाद यहाँ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान की भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। और राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ प्रश्न है, चैप्टर खत्म।